हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी। ये दोनों चीजें आपने देख ली थी और आपने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या देखी थी वो मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ। और वो हमारी क्या थी, डो अपॉन डो एक्स के एक्स डो टी अपॉन डो एक्स प्लस डो अपॉन डो वाई के वाई डो टी अपॉन डो वाई प्लस डो अपॉन डो जेड के जेड डो टी अपॉन डो जेड। फिर क्या था अपना हीट जनरेशन रेट क्यू डॉट जी इज इक्वल टू डो अपॉन डो टाउ, टाउ क्या था टाइम, रो सी टी। ये वाली इक्वेशन आपने देख ली थी और इस इक्वेशन को आपने क्या नाम दिया था, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। तो यहां तक हमने कर लिया था और फिर इसकी सारे कुछ केस भी हमने देखे थे कि अगर हीट का जनरेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अगर स्टडी स्टेट है तो क्या होगा। वो सारे अजम्पशन आपको याद रहने चाहिए। अगर उनमें से एक भी अजम्पशन ऊपर नीचे हुआ तो आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो ये इक्वेशन हमने देख ली थी। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में इसी का आगे का पार्ट करेंगे जो है हमारा कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू ए प्लेन वॉल। फिर हम देखेंगे थर्मल रेजिस्टेंस एंड अगर टाइम बचा तो हम लास्ट में क्या देखेंगे, कंपोजिट वाल। तो आज के मेन टॉपिक हमारे रहेंगे वो क्या होगा, कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल और हमारा थर्मल रेजिस्टेंस। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास है कंडक्शन हीट थ्रू प्लेन वॉल। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल। और ये हमने क्या कर ली, एक प्लेन कंसीडर कर ली। ये हमारा लेफ्ट साइड मान लीजिए और ये हमारा क्या है, राइट साइड। और इसका एरिया हमने क्या ले लिया, ए। अब हीट यहाँ पे हमने क्या ले लिया, टेम्परेचर T1 और यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले लिया T2। ठीक है। टेम्परेचर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि आपकी पूरी जो वॉल है ऊपर से लेके यहाँ तक नीचे तक वहां पे क्या रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। यानी कि यहाँ भी T1, यहाँ भी T1, यहाँ भी T1, यहाँ भी T1। और अगर इस वाली सरफेस पे T2 है मतलब यहाँ से लेके आपका यहाँ तक क्या रहेगा, पूरा T2 ही टेम्परेचर रहेगा। और T1 क्या है आपका, T1 है आपका ग्रेटर देन T2। ठीक है। अब T1 ग्रेटर देन T2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हीट किधर फ्लो होगी, वो फ्लो होगी T1 से T2 की तरफ। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, Q डॉट किधर फ्लो होगी, T1 से T2 तक। और इसके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, वो हमने मान ली डेल्टा। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस मान ली और इधर हमारा अक्ष की साइड। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी अजम्पशन। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अजम्पशन। अगर अजम्पशन चेंज हुए तो आपकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ हम कौन कौन से अजम्पशन लेके चल रहे हैं। हमारा पहला अजम्पशन क्या होगा, हमारा मटेरियल क्या है, हमारा मटेरियल है होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है। दूसरा हमारा अजम्पशन क्या होगा, हमारा जो हीट का फ्लो है वो किधर हो रहा है, 1D। यानी कि हमने फ्लो क्या लिया है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। तीसरा हमारा क्या अजम्पशन है कि नो इंटरनल हीट जनरेशन, यानी कि हम क्या लेके चल रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी इंटरनल हीट का जनरेशन नहीं हो रहा। चौथा हमारा अजम्पशन है कि स्टडी स्टेट। चौथा हमारा अजम्पशन है स्टडी स्टेट, यानी कि टेम्परेचर क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। और पांचवा क्या है, हमारा के कांस्टेंट, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है।
यानी कि ये सारी चीजें आपकी चेंज हो सकती हैं, डायरेक्शंस भी चेंज हो सकती हैं, आपकी इंटरनल हीट जनरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, स्टडी स्टेट हो सकता है, नहीं हो सकता, के कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरी कर सकता है। तो ये सारी चीजें अपने के पास डिफरेंट डिफरेंट केस बन सकते हैं, लेकिन हमने कौन सा केस लिया है कि हमारा जो वॉल का मटेरियल है वो क्या है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक है, 1D डायरेक्शन है, नो इंटरनल हीट जनरेशन है, स्टडी स्टेट है और के क्या है हमारा कांस्टेंट। तो ये अजम्पशन आपको याद रहनी चाहिए, इसी के हिसाब से आप क्या लगा सकोगे, जनरल हीट इक्वेशन। अब आपके पास क्या है, जनरल कंडक्शन हीट इक्वेशन, वहां पे क्या लिखा था आपने, डो अपॉन डो एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा था, के एक्स। और कल आपने देखा था, मैंने दिखाया था कि अगर के कांस्टेंट था तो के क्या हो रहा था, कॉमन आ रहा था और उधर चला जा रहा था। तो यहाँ से मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अगर मैं फाइनल इक्वेशन लिखूं तो आपके पास क्या था, डो स्क्वायर टी अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी अपॉन डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी अपॉन डो जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट जी डिवाइड बाई के इज इक्वल्स टू क्या था, रो सी डो टी अपॉन डो टाउ। यही था। ये वाली इक्वेशन आपने किस केस के लिए लिखी थी, जब आपका क्या था, मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, यानी कि हमने पहली कंडीशन यहाँ पे इस इक्वेशन में अप्लाई कर दी। हमने कौन क्या चीज लगाया है यहाँ पे, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। ठीक है। फिर हमारा है 1D डायरेक्शन। अगर हमको डायरेक्शन 1D लेना है, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करना है, और कौन सी डायरेक्शन दी हुई है, एक्स, इसका मतलब ये वाली चीज क्या हो जाएगी, जीरो, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, जीरो। यानी जेड और वाई में कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये वाली चीजें क्या हो जाएंगी, जीरो। तो यहाँ पे हमने क्या कर ली, दो कंडीशन, दो जंक्शन को फुलफिल कर लिया। तीसरा क्या है हमारे पास, नो इंटरनल हीट जनरेशन, यानी कि इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, जीरो है। फिर हमारे पास आता है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मतलब डॉटी अपॉन डाटा क्या है, जीरो, तो ये वाली टर्म भी जीरो। और के क्या है, कांस्टेंट, वो हमने सबसे पहले ही लगा लिया था किसमें, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक में। के कांस्टेंट लेके हमने यहाँ पे डिवाइड में आ गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास हुआ ये कि क्या टर्म बची, और वो टर्म बची हमारे पास डो स्क्वायर टी अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इस इक्वेशन को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डो टी अपॉन डो एक्स इज इक्वल टू C1, ये इक्वेशन आएगी। ठीक है। इसको दोबारा इंटीग्रेट करो, यहाँ पे क्या होगा, दोबारा इंटीग्रेट, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, t इज इक्वल टू C1x प्लस C2, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब यहां से हमारे पास क्या है, C1 एंड C2 हमारे क्या है, अननोन है। C1 एंड C2 क्या है, अननोन है। तो इनको निकालने के लिए आपको कितनी बाउंड्री कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको दो बाउंड्री कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी। आ रही है बात समझ में। अगर दो चीजें आपको फाइंड करनी है तो आपको कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, और दो इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेंगी। तो दो बाउंड्री कंडीशन आप क्या लगाएंगे, पहली बाउंड्री कंडीशन आपकी क्या होगी, अगर वाल को देखें तो क्या होगी, T1। T1 कहाँ पे है, T1 है T इज इक्वल टू क्या है, T1, ये हमको पता है। और वो कहाँ पे है, x इज इक्वल टू जीरो पे, यानी कि x इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, t इज इक्वल टू T1, और x इज इक्वल टू डेल्टा या L बोलूं तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा t इज इक्वल टू T2। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे क्या आएगा, t इज इक्वल टू T2। तो यहाँ से बाउंड्री कंडीशन लगा के इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, T1 इज इक्वल टू C1 इंटू जीरो प्लस C2। तो यहाँ से C2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, C2 की वैल्यू निकल के आएगी T1। ठीक है। फिर आपने क्या रखा, T2। T2 इज इक्वल टू C1 डेल
प्लस C2 की जगह आप क्या रख सकते हैं, T1। तो यहां से क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन डेल्टा, और वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, C1। ये वैल्यू दोनों आ गई आपके पास। अब इसको दोनों वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन में जब आप पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या इक्वेशन निकल के आएगी, C1 T इज इक्वल टू, यहाँ पे C2 की वैल्यू मैं पहले लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, T1 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन डेल्टा इंटू एक्स, ये निकल के आएगी। ये C1 की वैल्यू रख दी और ये अक्स आपका पहले से लिखा हुआ है। तो ये वाली चीज आपके लिए क्या बन गई, ये टेम्परेचर की इक्वेशन बन गई, टेम्परेचर वेरिएशन की, किसके लिए, प्लेन वॉल के लिए। और जो आपको कैसी दिख रही है, जो आपको दिख रही है लीनियर। आ रही है बात समझ में, कैसी दिख रही है, लीनियर। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया c, ये क्या हो गया m, ये हो गया आपका x, और ये क्या हो गया y। तो आपका जो वेरिएशन है प्लेन वॉल में टेम्परेचर का, वो कैसा होगा, वो होगा लीनियर। आ रही है बात समझ में, वो कैसा होगा, वो होगा आपका लीनियर। ठीक है, अब देखो, अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी जगह का आप क्या निकाल सकते हो, टेम्परेचर निकाल सकते हो, मिड पॉइंट का निकाल सकते हो, यानी कि दोनों वाल के बीच में आप कहीं भी टेम्परेचर निकाल सकते हो। अब आप यहाँ पे क्या लगाओ, हमको निकालना है क्यू डॉट। क्यू डॉट आप कैसे निकालोगे, क्यू डॉट आपके पास इक्वेशन है, और वो क्या है, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ये क्या है आपका फुरियर लॉ। तो ये आपने लगाया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, और वो क्या होगा, वो होगा आपका क्यू डॉट इज इक्वल टू माइनस के ए, और डी टी अपॉन टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स, और वो कितना आ जाएगा, टी वन प्लस टी टू माइनस टी वन अपॉन डेल्टा इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो T1 क्या है, T1 तो जीरो हो जाएगा, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ तो क्या बचा, T2 माइनस T1 अपॉन डेल। तो यहाँ से क्या आया, क्यू डॉट आपके पास आ जाएगा, और वो कितना होगा, के ए T2 माइनस T1 अपॉन डेल। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, Q1 भी निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ में, यानी कि जनरल हीट इक्वेशन से आपने क्या निकाल ली, दोनों चीजें निकाल ली। और यही हमने पहले दिन ऑब्जेक्टिव में क्या देखा था, कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन से आप क्या देखेंगे, टेम्परेचर का वेरिएशन भी देखेंगे, और आप क्या देखेंगे, आप जो आपका फ्लो रेट है, यानी कि हीट कैसे फ्लो हो रही है, उसकी रेट भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने दोनों चीजें कर ली, आपने टेम्परेचर का वेरिएशन देखा, वो कैसा था, लीनियर था, और आपने क्या देखा कि कैसे आपकी क्यू डॉट क्या होगा, माइनस के ए टी टू माइनस टी वन अपॉन डेल। ठीक है, अब आता है थर्मल रेजिस्टेंस। ये हमारा प्लेन वॉल के लिए क्या हो गया, टेम्परेचर का वेरिएशन हो गया, और हमारा क्यू डॉट हो गया। अब देखो थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे अगर आप समझेंगे तो आपने क्या पढ़ा है, वायर वाला पढ़ा, वायर का रेजिस्टेंस पढ़ा है, वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि आपने यहाँ पे पढ़ा है V1 है, यहाँ पे V2 है, और यहाँ से आपके पास क्या जा रहा है, करंट जा रहा है I। तो इसको आप क्या बोलते थे, R। R क्या होता था आपका, रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आप क्या लिखते थे, अगर V1 ग्रेटर होता था V2 से, तो यहाँ पे आप लिखते थे V इज इक्वल टू आई आर, ये लिखते थे, यानी कि दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर। और आर क्या होता था, रेजिस्टेंस होता था, आई आपका क्या होता था, करंट होता था, और डेल्टा वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यही चीज टेम्परेचर के लिए लिखूं, ये T1 है, ये T2 है, और T1 आपका, T1 ग्रेटर है T2 से, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, वो किधर होगा, इधर, और उसको आप क्या बोलेंगे, क्यू डॉट। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस मतलब के, ये आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है आपको पिछली क्लास में। तो यहाँ पे क्या है, के।
तो यहाँ पे R किससे रिप्लेस हो गया? आपका R रिप्लेस हो गया K से। आपका I किससे रिप्लेस हो गया? आपका I रिप्लेस हो गया Q डॉट से। और आपका पोटेंशियल डिफरेंस किससे चेंज हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा T इज इक्वल टू Q डॉट, सॉरी यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा? RTH, थर्मल रेजिस्टेंस, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? RTH। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? RTH यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से Q डॉट क्या आ जाएगा? Q डॉट आएगा आपके पास डेल्टा T अपॉन RTH। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आप ध्यान में रखना अभी के लिए। और RTH को आप क्या लिख सकते हैं? RTH को आप लिख सकते हैं डेल्टा T अपॉन Q डॉट। इसको तो चेंज कर ही सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा? अब हमारे पास यहाँ पे प्लेन वॉल के लिए आपने क्या निकाला था? प्लेन वॉल के लिए आपने क्या निकाला था? पहले रेजिस्टेंस की आप डेफिनेशन देख लो। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेन द हीट फ्लो, वो क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस। ये वाला क्या था? इलेक्ट्रिकल का रेजिस्टेंस था, और ये किसका है? थर्मल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले आप देखो प्लेन वॉल के अंदर थर्मल रेजिस्टेंस in case of plain wall। ठीक है, प्लेन वॉल के लिए अभी अभी आपने क्या देखा है? आपने क्यू डॉट निकाला। क्यू डॉट निकाला, वो क्या निकाला? देखो, अभी आपने क्यू डॉट निकाला, वो कितना निकाला? वो निकाला आपने माइनस के ए T2 माइनस T1 अपॉन डेल, ये निकाला। ठीक है, अगर माइनस को अंदर भेजोगे तो ये क्या बनेगा? के ए T1 माइनस T2, ये माइनस अंदर आ गया, और अपॉन डेल। ठीक है, अब इसको इससे मैच करो। ये वाली इक्वेशन है आपकी फर्स्ट, और ये वाली इक्वेशन है आपकी सेकंड। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड से आप मैच करेंगे तो आप क्या देख रहे हो? क्यू डॉट, यहाँ पे क्यू डॉट मैं दोबारा लिख देता हूं, और वो कितना है? डेल्टा टी अपॉन आर टी एच। ठीक है, यहाँ वाली इक्वेशन के अंदर आप डेल्टा टी ऊपर रखोगे तो क्या बनेगा? डेल्टा टी अपॉन, यहाँ पे आया डेल अपॉन के ए। तो यहाँ पे अगर दोनों इक्वेशन को आप देखो, दोनों इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है? आर टी एच इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन के ए, और ये क्या है आपका? ये है आपका थर्मल रेजिस्टेंस। किसके लिए? प्लेन वॉल के लिए। किसके अंदर? कंडक्शन के अंदर। अगर प्लेन वॉल में कंडक्शन हो रहा है तो इसके लिए आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखें कन्वेक्शन में, वहीं पे आप किस में देखें? कन्वेक्शन में अगर बात करूं, थर्मल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कन्वेक्शन, तो हमने क्या पढ़ा था? कन्वेक्शन के अंदर हमने क्या फॉर्मूला देखा था? हमने फॉर्मूला देखा था Q डॉट इज इक्वल टू एच ए टी माइनस टी इंफिनिटी, यही देखा था। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? Q डॉट, अगर आप उसी इक्वेशन से मैच करेंगे, नंबर वन इक्वेशन से मैच करेंगे, तो यहाँ पे टी एस माइनस टी इंफिनिटी अपॉन 1/HA, ऐसा ही होगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी अपॉन आर टी एच। ठीक है, तो यहां से आपके पास आर टी एच क्या निकल के आएगा? आर टी एच आएगा 1/HA। तो अगर आपका कन्वेक्शन है तो आपके पास क्या होगा? रेजिस्टेंस 1/H। ठीक है, ये आपको याद रखने, ये क्या हो जाएगा? 1/H। ठीक है, फिर आता है आपके पास एक क्या बच गया? रेडिएशन। तो रेडिएशन के अंदर क्या होगा? थर्मल
resistance in case of radiation। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला क्या देखा था? आपने फॉर्मूला देखा था Q डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे था A1 F12 सिग्मा B और T की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से आप T1 की पावर, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, ये तो किया है मैथ में बहुत बार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करोगे तो T1 स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर प्लस T1 का स्क्वायर माइनस प्लस T2 का स्क्वायर, ये खुला। और यहाँ से इसको दोबारा तोड़ोगे तो क्या बनेगा? T1 माइनस T2, T1 प्लस T2, और यहाँ पे क्या हुआ? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ये बना। कहाँ से आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा? A1 F12 सिग्मा बी, और यहाँ पे क्या बनेगा? T1 माइनस T2, T1 प्लस T2, और यहाँ से क्या बनेगा? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपका डेल्टा टी, तो डेल्टा टी आपका ऊपर बचा, और नीचे क्या आ जाएगा? 1/A1F12 सिग्मा बी T1 प्लस T2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? T1 स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर और अपॉन ये। और इस वाली चीज को आप क्या बोलते हैं? इस वाली चीज को आप बोलते हैं HR। इसको आप HR से रिप्लेस कर सकते हैं, और HR क्या होगा? रेडिएशन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आप लिख सकते हैं, और वो है, क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/A1 और HR। ठीक है, तो आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस क्या आ गया? RTH इज इक्वल टू 1/A1HR। तो रेडिएशन अभी आपके इतना काम में नहीं आएगा। अभी जो क्वेश्चन करेंगे आगे के 3-4 लेक्चर में, हम जो भी पढ़ेंगे उसमें रेडिएशन आपको इतना काम में नहीं आएगा। ऊपर वाले दो फॉर्मूले आपको याद जरूर होने चाहिए, यानी कि आपके पास 1/HA एंड डेल्टा अपॉन KA, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक बार दोबारा देख लो, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस आपके पास होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेन द हीट फ्लो, यानी कि हीट के फ्लो में जो रुकावट आएगी वो किसके कारण आएगी? आपके RTH के कारण। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि हमने किससे कंपेयर किया इसको? V इक्वल टू डेल्टा V इक्वल टू IR से। वहां से हमारे पास डेल्टा V क्या था? टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। I क्या हुआ? Q डॉट से रिप्लेस हुआ। R किससे रिप्लेस हुआ? RTH से। तो इस वाली इक्वेशन को हमने मैच कराया किससे? जो अभी हमने निकाली थी, किसके लिए? प्लेन वॉल के लिए। तो वहां से हमारे पास RTH निकल के आ गया। ठीक है, और फिर हमने किसके लिए देखा? कन्वेक्शन के लिए देखा, और फिर हमने किसके लिए देखा? रेडिएशन के लिए देखा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब अगली चीज हम पढ़ते हैं, वो है कंपोजिट वॉल। वो है हमारे पास कंपोजिट वॉल। कंपोजिट वॉल आपको नेम से ही समझ में आ रहा है क्या होगा कंपोजिट वॉल। कंपोजिट वॉल का मतलब क्या है? एक या एक से ज्यादा, सॉरी, दो या दो से ज्यादा वॉल आपकी क्या होंगी? लगी होंगी। अब वो कैसे हो सकती है? या तो पैरेलल में हो सकती है। क्या क्या केस हो सकते हैं हमारे पास? या तो पैरेलल, या हमारे पास क्या हो सकता है? सीरीज हो सकता है। ठीक है, और यह हमारे पास क्या हो सकता है? दोनों का मिक्सचर हो सकता है। या तो पैरेलल हो सकता है, या सीरीज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? पैरेलल और सीरीज दोनों का मिक्सचर
हो सकता है। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले हम कौन सा केस देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कनेक्शन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कनेक्शन। सबसे पहले हम कौन सा कनेक्शन देखेंगे? सीरीज कनेक्शन। तो आपको सीरीज कनेक्शन कैसा दिखेगा? सीरीज कनेक्शन कैसा दिखेगा? तो सीरीज कनेक्शन दिखेगा आपको कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमारी वॉल नंबर 1 है, ये हमारी वॉल नंबर क्या है? 2 है। और इसकी थिकनेस हमने क्या ले ली? इसकी थिकनेस हमने ले ली डेल्टा 1, इसकी थिकनेस हमने ले ली डेल्टा 2। ये दोनों हमने क्या लिया? अलग अलग ली है। यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले लिया T1 और यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले लिया T2, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लिया। इसके अंदर हमारी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसके अंदर हमारी थर्मल कंडक्टिविटी K2। और यहाँ से हमारे पास क्या होगा? अगर थर्मल कंडक्टिविटी अलग है, अगर आपकी क्या है, इसकी थिकनेस अलग है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? क्यू डॉट भी अलग होगा। तो यहाँ पे Q.1, यहाँ पे हमने क्या ले लिया? Q.2, ठीक है। सेम आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात है, पहले हमने क्या ले लिया? सबको अलग अलग कंसीडर कर लिया। यहाँ पे मैं T3 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ? T, ठीक है। ये वाली सारी चीजें हमने देख ली। अब यहाँ पे हमारे पास आप एक चीज बताओ, अगर आप क्या देखें, यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले बात करें यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या क्या निकालेंगे? यहाँ से हम क्या क्या देखेंगे? वो पहला है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहला तो हम दोनों का क्या देखेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा हम क्या देखेंगे? दूसरा हम देखेंगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी देखेंगे। तीसरा हम क्या देखेंगे? तीसरा हम देखेंगे इंटरमीडिएट टेम्परेचर। जो क्या है यहाँ पे? T2। अगर ज्यादा स्लेब होंगी तो और भी हो सकता है। और चौथा हम क्या देखेंगे? dt/dx। फर्स्ट स्लेब में यानी कि हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट, और हम क्या देखेंगे? dt/dx2 किसके अंदर? दूसरे के। अभी जो हमने थोड़ी देर पढ़ा था क्या होता है? लीनियर होता है। स्लेब के अंदर क्या होता है? लीनियर होता है। तो यहाँ पे लीनियर तो होगा, लेकिन क्या होगा? दोनों स्लेब के अंदर क्या होगा? अलग अलग स्लोप होगा। तो वो स्लोप भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे जाऊंगा, उससे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे क्यू डॉट हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हम क्या लिखते थे? ये हमारा क्या होता था? रेजिस्टेंस होता था R1, ये हमारा रेजिस्टेंस R2। तो यहाँ पे जो करंट जाता था I, वो दोनों के लिए क्या होता था? सेम होता था। ये होता था कि नहीं होता था? अगर या फिर बात करें, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ी होगी, वहां पे आपके पास क्या होता था? ये पाइप था, ये पाइप था, यहाँ पे सीरीज में पाइप लगे होते थे। ये पाइप लगा, फिर पतले डायमीटर का, फिर यहाँ पे डायमीटर का। अब यहाँ पे आपने क्यू डॉट डाला, यहाँ पे आप क्या लगाते थे? क्यू डॉट डालते थे। तो क्या होता था? यहाँ पे भी क्यू डॉट होता था, इसके अंदर से भी क्यू डॉट जाता था, और यहाँ पे भी क्या निकलता था? क्यू डॉट निकलता था। किसके अंदर? सीरीज के अंदर। सेम वही फंडा आपके पास क्या होगा? यहाँ पे होगा। मतलब कि अगर इधर से आपके पास क्या जा रहा है? क्यू डॉट हीट जा रहा है, ठीक है। क्यू डॉट यानी कि रेट क्या है आपकी? क्यू डॉट, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या जा रहा है? जो क्यू डॉट जा रहा है वो क्या होगा? सेम होगा, यानी कि दोनों प्लेन वाल के अंदर क्या होगा? क्यू डॉट ही जाए, ठीक है। फिर आप देखे होंगे कि अगर यहाँ पे ये था, तो यहाँ पे क्या होता था? V क्या लिखते थे आप? V इज इक्वल टू IR1 लिखते थे। V इज इक्वल टू क्या लिखते थे? IR2 लिखते थे।
ऐसा ही कुछ करते थे। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू डॉट वन, क्यू डॉट क्या हो जाएगा, क्यू डॉट वन इज इक्वल टू क्यू डॉट टू। अरे ये बात समझ में, प्लेन से आप देखें, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो आप पाइप से इसको रिलेट कर सकते हैं। ये स्लेब आपकी किसकी तरह रिएक्ट कर रही है, सेम पाइप की तरह। जैसे ये वाला पाइप है, ये वाला पाइप है, फिर आपने क्या किया, पतले डायमीटर का पाइप लगा दिया। सेम आप यही यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेट कितनी है, क्यू डॉट वन। अगर अलग से लिखूं तो क्या है, क्यू डॉट वन। यहाँ पे रेट कितनी है, क्यू डॉट टू। लेकिन आपने कितना इंटर कराया, क्यू डॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली चीज यहाँ से बाहर निकल रही है, इसका मतलब इसके अंदर क्यू डॉट वन और क्यू क्या है, क्यू डॉट क्या है, सेम है। क्यू डॉट टू और यहाँ पे क्या है, क्यू डॉट, ये क्या है, सेम है। आ रही है बात समझ में। लिखा अलग अलग हुआ है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एरिया है, सब कुछ अलग अलग है। वेलोसिटी में यहाँ चेंज होगा। अगर आप फ्लूइड डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, नो डाउट, क्योंकि एरिया कम है। बिकॉज फिर भी हमारा क्या होगा, क्यू डॉट क्या होगा, सेम होगा। वेलोसिटी चेंज हुई क्योंकि एरिया क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन क्यू डॉट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उस हिसाब से तो हमने उसको Q2 बोला, लेकिन Q डॉट और Q2 क्या होंगे, सेम होंगे। आ रही है बात समझ में। वैसे ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे Q डॉट वन, Q डॉट टू और Q डॉट क्या होंगे, सेम होंगे। ये वाली चीज अगर जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। इसको ध्यान से समझो। हमने क्या बोला, हमारी रेट क्या है, Q डॉट, और Q डॉट किसके बराबर है, Q डॉट वन के, Q डॉट टू के। यानी कि ये वाली स्लेब थी, इसके अंदर से आपके पास मान लो इधर कुछ टेम्परेचर था और हीट का ट्रांसफर हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ 100 जूल। ठीक है, 100 जूल हीट का ट्रांसफर हुआ। अब यहाँ पे अगर आप मान लो Q2 और Q डॉट वन और Q डॉट टू इक्वल ना होते, ठीक है, 1D में आप क्या देख रहे हैं, 1D डायरेक्शन है आपके फ्लो की। तो यहाँ पे मान लीजिए Q डॉट वन और Q डॉट टू इक्वल नहीं होते तो ये कितना होता, मान लीजिए 80 होता। अब आप ये सोचो, आपका 20 गया कहाँ, उसको कौन खा गया। वो और साइड किधर साइड से तो निकल नहीं सकता, उसको निकलना किधर से है, अक्स साइड से ही निकलना है, अक्स डायरेक्शन से ही उसको निकलना है, इधर से ही निकलना है। वो इधर से भी नहीं निकल सकता, वो ऊपर से भी नहीं निकल सकता, है कि नहीं। तो अगर आपका Q डॉट वन और Q डॉट टू अलग अलग आ भी रहा है, अगर दिमाग में भी आ रहा है, तो आप ये सोचो, इधर से आपने 100 डाला है, इधर से 80 आप बता रहे हो कि 80 बाहर जा रहा है, तो 20 को कौन खा गया, 20 को किसी ने नहीं खाया। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। यानी कि इधर से आपने 100 डाला है तो यहाँ भी 100 होगा और Q डॉट भी कितना होगा, 100 होगा। सेम एज किसकी तरह, पाइप की तरह। अगर यहाँ पे 5 लीटर वाटर डाला है मान लीजिए, तो इस पाइप के अंदर भी 5 लीटर जाएगा और बाहर भी 5 लीटर निकलेगा, ना कि आपका पाइप बीच के अंदर खाएगा। आ रही है बात समझ में। तो ये है सारा काम। तो Q डॉट वन, Q डॉट टू और Q डॉट इक्वल होंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक इक्विवेलेंट इसका बनाते हैं। जैसे हम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते थे, वैसे ही हम इसका भी एक इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एक इक्विवेलेंट स्लैब बना। ये हमारा क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे के इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, क्यू डॉट, ये एरिया क्या रहेगा, एरिया आपका एरिया सेम रहेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, डेल्टा इक्विवेलेंट। ठीक है, और बाकी चीजें तो क्या है, सेम ही रहने वाली है। ये इक्विवेलेंट आपका बन गया। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, क्यू डॉट, यहाँ पे T1 है और यहाँ पे क्या है, T3। ठीक है, तो यहाँ से आप Q डॉट क्या लिखेंगे, Q डॉट लिखेंगे डेल्टा T अपॉन आर टी एच इक्वलेंट। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आर टी एच इक्वलेंट। आ रही है बात समझ में। अगर आपसे ऊपर वाले डायग्राम से पूछा जाए कि Q डॉट वन क्या होगा, Q डॉट वन क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2 अपॉन क्या लिखेंगे, आर
RTH1, RTH1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये नंबर 1 स्लेब है आपकी और ये नंबर 2 स्लेब है आपकी। ये नंबर 1 स्लेब है आपकी और ये नंबर 2 स्लेब है। तो नंबर 1 के लिए आपने लिख दिया। अगर आपसे मैं पूछूं Q.2, तो Q.2 आप क्या लिखेंगे? Q.2 आप लिखेंगे T2 माइनस T3 अपॉन RTH2। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूं? ये मैं लिख रहा हूं अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा है यहां से। ये मैं यहां से लिख रहा हूं Q डॉट डेल्टा टी अपॉन RTH, ये पढ़ा है। तो यहां से हमने क्या लिखा? यहां से हमने लिखा क्या? Q.1 की वैल्यू हमने लिखी, Q.2 की वैल्यू लिखी और नीचे से यहां से हमने क्या लिखी? Q डॉट की वैल्यू लिखी। और आप क्या बोल रहे हैं? डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी कितना है? यहाँ पे डेल्टा टी है T1 माइनस T3 अपॉन RTH इक्वलेंट, ये है। अब T1 माइनस T3 को मैं क्या लिख सकता हूं? T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3। ये वाली चीज आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ जरा। ये वाली चीज आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ जरा। ये वाली चीज आप इसको लिख सकते हैं। लिखा क्या हुआ है? ऊपर वाली चीज ही लिखा हुआ है। मैंने क्या किया? T2 को ऐड किया और T2 को क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बन गया? ये क्या बन गया? T1 माइनस T2। ये क्या बन गया? T1 माइनस T2 अपॉन, आप अलग अलग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने? RTH इक्वलेंट। ठीक है, प्लस T2 माइनस T3, मैंने इसको अलग कर लिया, T2 माइनस T3 अपॉन RTH इक्वलेंट। ठीक है, ये वाली चीज आपने लिख दी। अब यहां से आपके पास क्या होगा? ये क्या बना? Q डॉट। अब एक चीज देखो, यहां से आप क्या कर सकते हैं? इस RTH और इसको अदला बदली कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास RTH इक्वलेंट किधर गया? RTH इक्वलेंट इधर चला गया और यहां से आपके पास क्या आया? T1 माइनस T2 अपॉन Q डॉट, ये आया, प्लस T2 माइनस T3 अपॉन Q डॉट। अब मेरे को कुछ कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, वो क्या है? वो सिमिलरिटी ये है कि अगर यहां से आप क्या लिखेंगे? यहां से आप क्या लिखेंगे? RTH1, RTH1 लिखेंगे तो वो कितनी आएगी? वो आपके पास आएगी T1 माइनस T2 अपॉन Q डॉट 1। और यहाँ पे आपने क्लियरली लिखा हुआ है Q डॉट 1 इज इक्वल टू क्या है? Q डॉट। तो यहाँ से आप T1 माइनस T2 इज इक्वल टू Q डॉट लिख सकते हैं। ठीक है, सेम एज आप यहां से कर सकते हैं। वो क्या होगा? RTH2 इज इक्वल टू क्या होगा? T2 माइनस T3 अपॉन क्या होगा? RTH, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? Q डॉट 2। और Q डॉट 2 क्या होगा आपका? Q डॉट 2। और यहां से आप क्या लिख सकते हैं? Q डॉट 2 इज इक्वल टू, आपने ऊपर ही ऊपर लिखा है कि Q डॉट के बराबर होगा। तो यहां से आप देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है किसके बराबर? RTH1 के बराबर। ये लिखा हुआ है आपका RTH2 के बराबर। और यही वाली चीज आपने यहाँ पे लिख रखी है T1 माइनस T2 अपॉन Q डॉट, T2 माइनस T3 अपॉन Q डॉट। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करो। तो इसको रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा? RTH1। इसको रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा? RTH2। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? RTH इक्वलेंट, RTH इक्वलेंट इज इक्वल टू RTH1 प्लस RTH2। और अगर ऐसे बहुत सारी स्लैब हैं आपके पास, तो आप यहां से क्या लिख पाओगे? RTH इक्वलेंट इज इक्वल टू RTH1 प्लस RTH2 प्लस RTH3 अप टू
जितनी आपके पास स्लेब हैं। आ रही है बात समझ में? जितनी स्लेब आपके पास हैं उतनी स्लेब आप यहां से लगा सकते हो। आई कि नहीं बात समझ में? यानी कि आपने क्या निकाला, RTH1 RTH इक्विवेलेंट आपका कितना आया? RTH इक्विवेलेंट आया आपका RTH1 प्लस RTH2। और अगर ऐसे बहुत सारी आपके पास स्लेब लगी हुई हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा? RTH1 RTH2 RTH3 सबको क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। ठीक है, तो पहली चीज हमने देख ली। फिर आता है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अभी आपने स्लैब के लिए क्या देखा था? अभी आपने स्लैब के लिए RTH1 निकाला। अभी मेरे हिसाब से RTH1 आपने निकाला था, वो कितना था? आपने लिखा था RTH, अगर 1 की मैं बात करूं यहाँ पे तो 1 क्या हो जाएगा? डेल, है कि नहीं? 1 अपॉन K1A। ठीक है, RTH2 की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन K2A। ये लिख सकते हैं, अभी आपने निकाला है ऊपर, थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। और RTH इक्विवेलेंट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या था? डेल इक्विवेलेंट और K इक्विवेलेंट A। ठीक है, तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो डेल 1 प्लस डेल 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? K इक्विवेलेंट और A। और रेजिस्टेंस का अगर लगाएंगे आर इक्विवेलेंट RH1 इक्वल टू RH2 प्लस RH3, तो यहाँ से डेल 1 K1A प्लस डेल 2 K2A। ये हो गया। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? डेल 1 प्लस डेल 2 K इक्विवेलेंट, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? K2 डेल 1 प्लस K1 डेल 2 अपॉन K1 K2। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? K इक्विवेलेंट। अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, यानी कि इन दोनों की क्या है? थिकनेस बराबर है, डेल 1 इजिकल टू डेल 2 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 2 डेल इजिकल टू K इक्विवेलेंट। ये मैं सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? K2 प्लस K1। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा हुआ और ये क्या हुआ? K1 K2। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट आप लिखेंगे तो वो कितना लिखेंगे? K1 K2 अपॉन 2 K1 प्लस K2। ये वाली चीज आपके पास क्या होगी? निकल के आएगी। आ रही है बात समझ में? 2 K1 K2, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? 2 K1 K2, ये कैंसिल हुए दोनों और ये गया, तो 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अगर आपकी क्या है? दोनों की थिकनेस बराबर है तब, वरना आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये चीज आपको याद नहीं रखनी है, आपको चीज याद रखनी है सिर्फ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने K इक्विवेलेंट भी देख लिया। ठीक है, अब आता है हमारा इंटरमीडिएट टेम्परेचर। इंटरमीडिएट टेम्परेचर आप कैसे निकाल सकते हो? अब ये चीज आप आराम से कर लोगे। ये चीज अब आप आराम से कर सकते हो। कैसे? वो कैसे होगी वो देखो। हमारे पास क्या है? Q.1 इज इक्वल टू Q.2 इज इक्वल टू Q डॉट। ये वाली चीज हमारे पास है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ पे आप निकाल सकते हो T1 माइनस T3 अपॉन R इक्विवेलेंट। ये वाली टर्म आपके पास है। ठीक है, T1 माइनस T2 अपॉन RTH1। ठीक है, इज इक्वल टू T2 माइनस T3 अपॉन RTH2। ये अभी अभी आपने लिखा था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था ये वाली लाइन। आपने क्या लिखा है? Q.1 लिखा है, Q.2 लिखा है और आपने Q इक्विवेलेंट लिखा है, तो वही चीज हमने लिखी है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर आप अब क्या होगा? आपको क्या दिया हुआ है? आपको T1 दिया है, T3 दिया है, R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं।
T2 आपको पूछा इंटरमीडिएट टेम्परेचर, T1 आपके पास है RTH1, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से आप T2 निकाल सकते हैं। अगर आपको T3 दिया है, RTH2 आपके पास है, तब भी आप क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये तो सिंपल है, T1 T2 लगाओ, Q1 Q2 Q3 को बराबर करो और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने ये तीसरा भी देख लिया। फोर्थ हमारे पास क्या था, टेम्परेचर ग्रेडियंट। फोर्थ हमारे पास क्या था, टेम्परेचर ग्रेडियंट था, और वो क्या था आपके पास, वो ये होगा, अगर आपके पास क्या है, थीटा 1, थीटा 1 अगर मैं नाम दूं किसको, dt अपॉन dx1, डेल्टा लिया हमने, यहाँ पे डेल्टा भी लिख सकते हैं आप। थीटा 2 लिखूं तो क्या होगा, dt अपॉन dx2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, q डॉट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे मैं किसके लिए ले रहा हूँ, 1 के लिए, और यहाँ पे क्या होगा, k1। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिखेंगे, q डॉट, ये 1 लिखो, ये q डॉट 2 लिखो, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस k2a डी टी अपॉन डी एक्स और 2 हो। अभी अभी आपने क्या बोला, q डॉट 1 क्या है, इज इक्वल टू q डॉट। अब q डॉट 1 और q डॉट 2 आपकी किस किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं, q डॉट 1 आपका k1 पे डिपेंड कर रहा है और इसके ग्रेडियंट पे, k2 पे डिपेंड कर रहा है और इसका ग्रेडियंट पे, लेकिन हमको तो ग्रेडियंट के बीच में रिलेशन देखना है। तो अगर आप देखो, अगर आपका k1 क्या है, ज्यादा है, अगर आपका k1 क्या है, पहला केस है, अगर आपका k1 क्या है, ग्रेटर देन है k2 से, k1 ग्रेटर हुआ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और k2 लेस हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी बैलेंस होगा। मान लो यहाँ पे आपके पास 100 रुपए थी, ठीक है, दो लोगों में देना था। अब यहाँ पे एक के पास 70 है तो एक के पास कितना है, 30 है। यहाँ पे दो लोगों में आपको देना है, तो इधर वाले के पास अगर 30 है तो इसके पास कितना होगा, 70 होगा। तो ऐसे दोनों को क्या करना, मैनेज करना है। तो ये कम होगा तो इसको मैनेज करने के लिए इसको ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही ये ज्यादा है तो इसको मैनेज करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो अगर k1 ज्यादा है तो इसका ग्रेडियंट यानी थीटा 1 क्या होगा, लेस देन होगा किससे, थीटा 2। आ रही है बात समझ में? दूसरा केस आपके पास क्या हो सकता है, k2 ग्रेटर है किससे, k1 से। अगर k2 ग्रेटर है तो यहाँ पे थीटा 2 को क्या होना पड़ेगा, लेसर होना पड़ेगा, थीटा 2 को क्या होना पड़ेगा, लेसर होना पड़ेगा, है ना। और k1 कम है तो थीटा 1 को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, यानी कि थीटा 1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि आपके पास k1 ग्रेटर है किससे, k2 से, k1 ग्रेटर है k2 से, तो आपको थीटा 1 लेस देन होगा, और अगर k2 ग्रेटर है k1 से तो थीटा 2 लेस होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर k1 की वैल्यू क्या बड़ी है, k1 की वैल्यू बड़ी है और k2 की वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेडियंट क्या होगा, k1 इसका क्या होगा, कम ग्रेडियंट होगा, और इसका क्या होगा, ग्रेडियंट ज्यादा होगा, यानी कि इसका स्लोप कम होगा और इसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। आ रही है बात समझ में? वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अगर k2 ज्यादा हुआ तो k2 वाले का स्लोप कम होगा और k1 का स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। आई इतनी बात समझ में? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक केस और आता है आपके पास, वो भी मैं साथ में डिस्कस कर ही लेता हूं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्लैब है, ये स्लैब रखी हुई है, और यहाँ पे अब क्या है, अब यहाँ पे आपके पास कोई लिक्विड है या फिर फ्लूइड मान लो, एयर मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब कन्वेक्शन हो रहा है, कंडक्शन भी हो रहा है और कन्वेक्शन भी आपका यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको क्या करने में, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप सोल्व कर सकेंगे आराम से। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये क्या है,
K है, यहाँ पे मान लो Q डॉट H होगा, यहाँ पे हमने मान लिया Q डॉट C मान लिया, और यहाँ पे हमने मान लिया Q डॉट Y। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। ठीक है, ये बाकी चीजें आप लिख लेना, ये आपका L है, ये आपका R है, ये आपकी थिकनेस है। ठीक है, ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, ये यहाँ पे इसका टेम्परेचर है TC, और यहाँ पे है HC, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। यहाँ पे है आपके पास T हॉट फ्लूइड है, और यहाँ पे क्या है HH, ये हॉट फ्लूइड है, और ये आपका क्या है कोल्ड फ्लूइड। तो यहाँ से आपको सी बात है, इधर टेम्परेचर क्या होगा, T1 ज्यादा होगा, इधर टेम्परेचर T2 है वो क्या होगा, कम होगा। ये TH और ये दोनों सेम होंगे ये जरूरी नहीं है, TH और T1 सेम होंगे ये जरूरी नहीं है। ज्यादातर केस में ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सेम कब होंगे, जब आपको बोला जाएगा कि आपका दोनों के बीच रेडिएशन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो नेग्लेजिबल है, तब ये दोनों टेम्परेचर क्या होंगे, बराबर होंगे। अदरवाइज दोनों टेम्परेचर क्या होंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे। आ रही है बात समझ में? तो इसके लिए आप आर क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आप आर लिख सकते हैं, वो क्या होगा, आर टी एच। आर टी एच, एच हॉट फ्लूइड के लिए आप क्या लिखेंगे, 1/HA। HA यहाँ पे क्या है, HH, और ये A। ठीक है, RTH आप किसके लिए लिख रहे हैं, कंडक्शन वाले के लिए यानी स्लैब के लिए, तो उसको RTH1 नाम दे देता हूं, तो वो क्या होगा, डेल अपॉन के ए, डेल्टा अपॉन के ए। ठीक है, फिर आता है आपका RTH कोल्ड फ्लूइड के लिए, तो इसको हम नाम दे देते हैं RTHC, तो वो कितना होगा, 1/HA, और वो कितना होगा, HCA, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो आप आर इक्वलेंट क्या लिखेंगे, RTH इक्वलेंट आप लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा, 1/HHA प्लस डेल्टा अपॉन के ए प्लस 1/HC, ये लिखेंगे। और अगर Q डॉट की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, Q डॉट इज इक्व टू Q डॉट हॉट फ्लूइड में, Q डॉट आपका स्लैब में, और Q डॉट आपका कोल्ड फ्लूइड में क्या होगा, सेम होगा। वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, TH माइनस टी कोल्ड, TH माइनस टी कोल्ड, RTH इक्वलेंट। ये दोनों की वैल्यू आपके पास है, टी हायर की वैल्यू, टी हॉट की वैल्यू है आपके पास, टी कोल्ड की वैल्यू है, और RTH इक्विवेलेंट आप यहां से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, टी हायर माइनस T1 अपॉन RTH। ठीक है, स्लैब के लिए T1 माइनस T2 अपॉन RTH1, और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस टी कोल्ड अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, RTHC। ये वाली चीज आप लिख सकते हैं। तो अब अगर आपको कुछ भी पूछा जाए, RTH इक्विवेलेंट पूछा जाए तो RTH इक्विवेलेंट हमने बता दिया, ऐसे निकाल सकते हैं। Q डॉट पूछा जाए तो Q डॉट आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर इंटरमीडिएट टेम्परेचर पूछा जा रहा है, जैसे T1 पूछा गया, T2 पूछा गया, या फिर T1 T2 ही पूछे जा सकते हैं, तो वो भी इसके इक्वल आप करके निकाल सकते हैं, क्योंकि RTH1 की वैल्यू, RTH की वैल्यू, RTH कोल्ड की वैल्यू आपके पास है। तो यहाँ पे T हायर आपके पास दिया हुआ है, T हॉट, T1 यहाँ से निकाल सकते हैं, फिर यहाँ से आप T1 को यहाँ पे पुट करके T2 निकाल सकते हैं। वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में अगले वीडियो में खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा प्लेन वॉल खत्म होता है। प्लेन वॉल हमने क्या क्या देखा, शुरुआत कहाँ से करी हमने, शुरुआत करी हमने कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल से। प्लेन वॉल के हमने अजम्पशन देखे, अजम्पशन चेंज हो सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में, कि कैसे कैसे हमारे अजम्पशन चेंज हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपके पास चेंज हो सकती हैं, तो हमने एक न्यूट्रल कंडीशन ली है इन सारी चीजों को अजम्पशन मानते हुए। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने C1 C2 निकाला, C1 C2 निकाला तो हमारे पास आया कि जब हम ये अजम्पशन ले रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर होगा, और हमारे पास Q डॉट की वैल्यू भी हमने निकाल ली।
इससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव कल हमने देखा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमको टेम्परेचर का वेरिएशन निकालना था और हमको क्यू डॉट निकालना था, यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना था। दोनों ऑब्जेक्टिव हमारे जनरल हीट कंडक्शन से पूरे हो रहे हैं, जो कि फोरियर लॉ से पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए हमको जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी और उसने आज वो अपना काम करके दिखा दिया। फिर हमने देखा थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्शन के केस में डेल्टा अपॉन के ए, और हमारे पास कन्वेक्शन के केस में 1 अपॉन एच ए। रेडिएशन के केस में हमने देखा वो अभी हमको जरूरत नहीं है, वो जब हम रेडिएशन पढ़ेंगे तब हमारे काम की चीज है। फिर हमने देखी कंपोजिट वॉल में हमारे पास आया पैरेलल और सीरीज और पैरेलल प्लस सीरीज का कॉम्बिनेशन। तो आज हमने क्या देखा, सीरीज। पैरेलल हम देखेंगे अगले वीडियो में, पैरेलल प्लस सीरीज भी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, और इंटरमीडिएट टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, और ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या देखा कि जब हमारे पास दो स्लैब सीरीज में होती हैं तो क्यू डॉट क्या होगा, सेम होगा, किसके, क्यू डॉट 1 के और क्यू डॉट 2 के। वहां से हमने क्या निकाला, वहां से हमने देखा कि हमारा आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है हमारा आर टी एच 1 के और आर टी एच 2 के, यानी आर टी एच का मतलब क्या है, थर्मल, टीएच का मतलब थर्मल है ना। तो हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस 1 और थर्मल रेजिस्टेंस 2 का एडिशन आ रहा था। वैसे ही अगर हमारे पास n स्लेब होंगी तो हम सबका क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। फिर हमने क्या देखा, क्यू इक्विवेलेंट निकालना देखा। क्यू इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, आर टी एच इक्विवेलेंट से आप क्या निकाल सकते हैं, के इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि अगर इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकालना है तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर के लिए भी हमने देख लिया कि ये वाली चीजें हम करने वाले हैं। और फिर हमने निकालना देखा ग्रेडियंट में हमने क्या देखा कि अगर हमारा कंडक्टिव कोफिशिएंट क्या है, ग्रेटर है, यानी K1 ग्रेटर है K2 से, तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा, और अगर K2 ज्यादा है K1 से तो उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा। ये वाली चीज हमने देखी। फिर हमने क्या देखा कि हमारे पास अगर स्लैब है और स्लैब के दोनों साइड क्या है, आपके पास फ्लूइड है, यानी कि एक तरफ हॉट फ्लूइड है, एक तरफ क्या है, कोल्ड फ्लूइड है। मैं लिक्विड नहीं बोल रहा हूं, मैं फ्लूइड बोल रहा हूं। कोल्ड फ्लूइड है और हॉट फ्लूइड है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, वो आर इक्विवेलेंट हमने निकाला, क्योंकि ये भी क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा, और फिर हमने देखा कि अगर इंटरमीडिएट टेम्परेचर हमको निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये थी सारी चीजें। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं तो उसको एक बार आप दोबारा से रिपीट करके देखिए वीडियो को, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई बात समझ में, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए आराम से, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, और बहुत कुछ अपनी जिंदगी में सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।